और इस वक्त की बड़ी खबर, राज्यों को मिले टीके पर बड़ी खबर ये कि वैक्सीन की 23% डोज बर्बाद हो गई है। 11 अप्रैल तक के आंकड़े हैं। 11 अप्रैल तक के आंकड़े बता रहे हैं कि किस तरीके से जो वैक्सीन की डोज है वो बर्बाद की गई, वैक्सीन को वेस्ट किया गया। करीब 44 लाख डोज बर्बाद हुई है भारत में। 11 अप्रैल के डाटा के मुताबिक जितने वैक्सीन राज्यों ने लोगों को दिए उसमें 23% डोज बर्बाद हुई है। कुल 44,78,000 डोज बर्बाद हुई है। रवि सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। एक तरफ वैक्सीन की कमी का रोना और दूसरी तरफ वैक्सीन की बर्बादी, क्यों और कैसे ये बर्बादी हुई है? रवि, देखिए, ये जानकारी जो आरटीआई के जरिए मिली है, हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक बार कुछ प्रदेशों का डाटा दिया गया था लोगों के सामने, और जिसमें कहा गया था कि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर वैक्सीन की बर्बादी की जा रही है, और उनको कहा गया है, उनको सचेत किया गया है कि वैक्सीन की बर्बादी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो आरटीआई के जरिए हमें जानकारी मिली वो 11 अप्रैल के मुताबिक 23% जो उनको वैक्सीन दी गई है केंद्र सरकार की तरफ से, और क्योंकि केंद्र सरकार कंपनियों से लेती है, इसके बाद राज्यों को डिस्ट्रीब्यूट करती है उसकी पॉपुलेशन के आधार पर, और जो राज्य सरकारें डिमांड करती है वैक्सीन की डोजेज, उसके बाद 23% इन राज्यों में वैक्सीन की बर्बादी हुई है। 23% का मतलब है कि 44 लाख से ज्यादा जो डोज, ये 44 लाख डोज अगर होते तो तमाम ऐसे लोग हैं जो जरूरतमंद हैं, जो वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें लंबी कतारें लगी हुई हैं अस्पतालों में और वैक्सीनेशन सेंटर पर। वैक्सीन लगवाने में भी इस समय काफी किल्लत हो रही है, तो ये वैक्सीन उन लोगों को लगाई जा सकती थी। तो केंद्र सरकार ने कई बार आगाह तो किया है कि वैक्सीन का जो बर्बादी है उसको राज्य सरकारें उस पर गौर करें और उस पर ध्यान दें कि वैक्सीन की बर्बादी नहीं होनी चाहिए। बहुत ही मुश्किल से वैक्सीन आई है और तमाम लोगों की जिंदगी बचा सकती है। बिल्कुल, और इस मौजूदा हालात में एक एक सांस, एक एक जान बेहद कीमती है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि राज्य देखें कि वैक्सीन की बर्बादी ना हो, लेकिन ये बेहद चौंकाने वाले आंकड़े वो भी तब जब बर्बादी राज्य में हो रही है और राज्य सरकारों की तरफ से वैक्सीन की कमी का रोना रोया जा रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से बड़ी खबर मिल रही है जहां पर एक भीषण हादसा हुआ है। हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर है। जानकारी है कि दिल्ली से मजदूरों को ले जा रही बस मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जा रही थी, लेकिन वो ग्वालियर झांसी हाईवे पर पलट गई। हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के बस के नीचे दबे होने की खबर है। जानकारी यह भी कि मोड़ पर बस के बेकाबू होने के बाद ये हादसा हुआ। मनोज हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। मनोज, अब क्या जानकारी मिल पा रही है? तस्वीरों में दिखाई दे रहा कितना भीषण ये हादसा, अभी क्या अपडेट? देखिए, बस पूरी तरह से पलटी है, तस्वीरों में दिख रही है। और एक जो अहम बात है, प्रशासन का कहना है कि जो मजदूर घायल थे उनको ग्वालियर के अस्पताल में भर्ती कराने के लिए ले जा रहे हैं, और साथ ही साथ जो 8 मजदूरों के घायल होने की बात सामने आई थी, और बाकी जो मजदूर थे उनको भी वहां पर जो प्राइमरी तौर पर, प्राथमिक तौर पर जो भी उनके लिए किया जा सकता है प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। और चूंकि उनको सबको जाना है छतरपुर और टीकमगढ़, तो उनके आगे जाने के इंतजाम भी जो लोग जाने की स्थिति में है वो भी प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। तो लेकिन अहम बात यह है कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खास तौर पर कहा था ये बात कि यहाँ दिल्ली को छोड़कर ना जाएं, लेकिन देखिए एक भरी बस, क्षमता से ज्यादा भरी हुई है, वो दिल्ली से चलकर ग्वालियर तक आ गई, और रास्ते में उसे रोकने वाला कोई नहीं था। रास्ते में उन्हें ये बताने वाला कोई नहीं था कि जाने की जरूरत नहीं है, आपके सारे इंतजाम यहाँ किए जा सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पूरे तंत्र की, जो जैसे कहते हैं कि पूरा तंत्र में किसी में अगर ये देखा होता तो आज ये इतना दर्दनाक हादसा नहीं हुआ। बिल्कुल, और ये हालातों को दिखाती हुई तस्वीरें भी है। शुक्रिया मनोज। एक बार फिर से अपने दर्शकों को 2 तस्वीरें दिखा दे। देखिए ग्वालियर में कितना जबरदस्त ये हादसा हुआ है। 2 लोगों की मौत की खबर अभी शुरुआती तौर पर टीकमगढ़, दरअसल ये जा रही थी बस मजदूरों को लेकर दिल्ली से जा रही थी, क्योंकि दिल्ली में 1 हफ्ते का लॉकडाउन, वहां से लगातार जो मजदूर थे वो दिल्ली छोड़कर अपने अपने राज्यों की तरफ रुख कर रहे थे। और इस सब के बीच हैरान करने वाली तस्वीर, मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ तक पहुंच गई थी ये बस और उसके बाद हादसे का शिकार हो गई। उधर दिल्ली सरकार ने एक बार फिर से लोगों से बाहर ना जाने की अपील की। एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी लोगों से दिल्ली नहीं छोड़ने की अपील की थी। आज स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि बहुत छोटा लॉकडाउन है, आने जाने में ही आपको उतना समय लग जाएगा, इसलिए दिल्ली छोड़कर नहीं जाएं।
सुनवाते हैं आपको क्या कहा उन्होंने। लॉकडाउन अनाउंस हुआ, बहुत बड़ी संख्या में जो प्रवासी मजदूर थे वो यहाँ से पलायन करने लगे। कल भी पलायन होता रहा, आज भी चल रहा है। क्या सरकार कुछ कदम उठा रही है? देखिए, आपके माध्यम से मैं ये कहूँगा, बहुत ही शॉर्ट लॉकडाउन है। आज मंगलवार हो गया है और संडे तक का लॉकडाउन है कि ये तो आने जाने में ही समय निकल जाएगा, 2 दिन जाने के 2 दिन आने के। तो सबसे रिक्वेस्ट है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, दिल्ली में पूरा आपका ख्याल रखा जाएगा। और इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से सहयोग देने की अपील की है। उन्होंने अपने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा कि दिल्ली में आज से लॉकडाउन शुरू हो चुका है। ये फैसला आपके स्वास्थ्य और सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया है। कृपया इसमें सरकार का सहयोग करें, अपने घर पर ही रहें, संक्रमण से बचकर रहें। दिल्ली में लॉकडाउन के पहले दिन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर काफी तादाद में लोग दिखाई दिए। स्टेशन पर मौजूद पुलिस वाले बार बार लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील करते नजर आए। हालांकि रेलवे प्रशासन के मुताबिक स्टेशन पर यह भीड़ सामान्य है। दिल्ली में लॉकडाउन का पहला दिन है और इस वक्त हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में खड़े हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पुलिस है वो पूरी मुस्तैदी से यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करा रही है। लाउड स्पीकर के जरिए लोगों से बोला जा रहा है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मास्क लगा के रखें। और अच्छी बात यह है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जिनके पास कंफर्म टिकट है केवल उन्हीं लोगों को अंदर आने की एंट्री दी जा रही है। और यहाँ पर तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ। यहाँ पर जो यहाँ के SHO हैं वो भी है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और रेलवे की जो टीमें हैं वो भी यहाँ पर पूरी मुस्तैदी से तैनात हैं। क्या तैयारियां हैं आपकी? नहीं, पुलिस रेलवे स्टेशन की जो पुलिस है हमारे यहाँ की दिल्ली पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। हम यहाँ पे और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए अनाउंसमेंट करते रहते हैं और जो लोग जिनके टिकट कंफर्म है वही अंदर जा रहे हैं। लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है आपके स्टाफ के जरिए? लोगों को अलर्ट करते रहते हैं कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। ये थे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के SHO सतीश राणा, जिनका कहना है कि केवल कंफर्म टिकट वाले जो यात्री हैं वही रेलवे स्टेशन पर अंदर आ रहे हैं और पलायन जैसी कोई स्थिति यहाँ पर नहीं है। और लोगों से अपील भी की जा रही है कि वो पैनिक ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें और जो कोविड नियम है उनका पूरी तरह से पालन करें। तो ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तस्वीर हमने आपको दिखाई। कैमरा पर्सन अजय के साथ आनंद तिवारी, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। उधर दिल्ली में लॉकडाउन का असर दिखाई दिया। सभी बाजार बंद रहे। दिल्ली के कनॉट प्लेस में सड़कें सुनसान दिखी, जबकि जगह जगह पुलिस वाले भी तैनात नजर आए। दिल्ली का कनॉट प्लेस इलाका जहां आमतौर पर भीड़ भाड़ रहती है, चहल पहल रहती है, आप देख सकते हैं आज यहाँ पर पूरी तरह से वीरानी है। दुकानें बंद हैं। आमतौर पर लोग यहाँ पर शॉपिंग के लिए आते हैं, घूमने के लिए भी आते हैं, लेकिन आज पूरी तरह से यहाँ पर वीरानी छाई हुई है। तमाम दुकानें जो शॉपिंग एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो पूरी तरह से बंद हैं। इक्का दुक्का लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और ये जो दिल्ली सरकार ने 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन की घोषणा की है 26 अप्रैल तक, उसका साफ असर दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में देखा जा सकता है। ये देखिए, यहाँ पर एक बैरिकेडिंग लगी हुई है। यहाँ पर पुलिस वाले नजर आ रहे हैं। यहाँ पर 3 से 4 पुलिस वाले हैं। दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर बैठे हुए हैं तंबू लगाकर। लेकिन जो कुल मिलाकर जहाँ तक कनॉट प्लेस का सवाल है, पूरी तरह से वीरानी छाई हुई है। शॉप्स बंद हैं, किसी भी तरह की कोई चहल पहल नहीं है। तो कहा जा सकता है कि दिल्ली सरकार ने 1 हफ्ते का जो लॉकडाउन लगाया है दिल्ली में 26 अप्रैल तक, उसका पूरी तरह से असर देखा जा सकता है दिल्ली के आमतौर से भीड़ भाड़ वाले, चहल पहल वाले इलाके कनॉट प्लेस में। कैमरामैन करम सिंह के साथ नीतीश कुमार, दिल्ली, न्यूज 18 इंडिया। हर गुजरते दिन के साथ दिल्ली के हालात भी कोरोना से बिगड़ रहे हैं और यही वजह है कि दिल्ली में 6 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन का आज पहला दिन। दिल्ली नोएडा बॉर्डर समेत राजधानी के कई इलाकों में पुलिस वाले तैनात हैं और वहां से आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 26 तारीख तक कर्फ्यू लगा रखा है दिल्ली में। यानी टोटल दिल्ली बंद है। केवल जरूरी सेवाओं से जुड़ी जो गाड़ियां हैं या पास वाले वाहन हैं उन्हें ही इजाज़त दी जा रही है। और इस वक्त हम दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर हैं। 6 दिन का जो कर्फ्यू है उसमें पूरी सख्ती से दिल्ली पुलिस जो है वो जो कानून का पालन नहीं कर रहे हैं उनसे निपट रही है। और आप देख सकते हैं बाकायदा हैंड ग्लव्स और सर्जिकल और N95 मास्क और फेस शील्ड लगाकर यहाँ पर जो पुलिसकर्मी हैं, महिला पुलिसकर्मी भी हैं, वो यहाँ पर लोगों की चेकिंग कर रहे हैं। जिनके पास पास है या जिनके पास रेलवे की टिकट है, फ्लाइट की टिकट है, केवल उन्हें ही आगे जाने दिया जा रहा है या कोई ज़रूरी सेवा से जुड़े जो लोग हैं। दिल्ली पुलिस ने
ये यहाँ पर पूरी सख्ती बरती है और दिल्ली पूरी तरह से बंद है। केंद्र सरकार के दफ्तर जो खुले हुए हैं, इसके अलावा आप देख सकते हैं जो सरकारी बसें हैं वो भी ज़रूरी सेवा में जो हैं वो लगी हुई हैं। यहाँ पर ये दिल्ली नोएडा बॉर्डर का नज़ारा है और यहाँ से उत्तर प्रदेश नोएडा से आने वाले जितने भी वाहन हैं वो दिल्ली में एंट्री करते हैं। तो यहाँ पर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और यहाँ पर बाकायदा जो गाड़ी है उनकी चेकिंग की जा रही है। कई गाड़ियों पर मिनिस्ट्री के स्टिकर लगे हुए हैं, कई लोग अपने पास दिखा रहे हैं और उसके बाद ही लोगों को यहाँ से नोएडा से दिल्ली की तरफ जाने दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन अजय के साथ आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। उधर दिल्ली के द्वारका इलाके की तस्वीर भी आइए आपको दिखाते हैं। वहां पर भी पुलिस की सख्ती दिखाई दी। पुलिस के जवान जगह जगह बैरिकेडिंग लगाकर वहां पर मौजूद थे और वहां से जो गाड़ियां गुजर रही थी उनकी जांच की जा रही थी। मैं इस समय मौजूद हूँ द्वारका मोड़ चौराहे पर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये पीछे मेट्रो लाइन है और ये पूरा चौराहा है। पूरा मार्केट, दुकानें सब बंद है। आम तौर पे आए दिन यहाँ पे हज़ारों की भीड़ रहती थी, क्योंकि पश्चिमी दिल्ली, साउथ वेस्ट दिल्ली, एयरपोर्ट, नजफगढ़ इलाके में जाने के लिए इस चौराहे का लोग इस्तेमाल करते हैं। पीछे आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस की टीम है यहाँ पर, एक एक गाड़ियों को ये चेक कर रही है और इनसे वो कागजात मांग रही है, या कर्फ्यू पास है उनको जाने दिया जा रहा है, या फिर जो एसेंशियल सर्विस में काम कर रहे हैं उनको जाने दिया जा रहा है। आप मैं पीछे दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर ये पूरा मंडी है, जो पूरा आप देख रहे हैं कि पूरा ये मंडी बंद पड़ी हुई है। यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में फल की दुकानें लगती है और इसके पीछे मार्केट है पूरा, लेकिन पूरा सन्नाटा है, पूरे मार्केटें बंद है। गाड़ियाँ जो चल रही है वो वही गाड़ियाँ चल रही है जिनको या तो कर्फ्यू पास मिला हुआ है या फिर एसेंशियल सर्विस में काम करते हैं। नवीन निश्चल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और इस बीच एक बड़ी खबर है कि मजदूरों पर एलजी चिंतित। उपराज्यपाल ने चिंता जताई, सीएम मुख्य सचिव से बात की है इस पूरे मामले को लेकर, घर न लौटने की अपील की है। कल जिस तरीके से लॉकडाउन लगने की घोषणा के बाद से जो प्रवासी मजदूर थे अपने घरों की तरफ रुख करने लगे थे, उस सब के बीच इस पूरे मामले पर दिल्ली के उपराज्यपाल ने चिंता जाहिर की है, मजदूरों पर चिंता जाहिर की है और उन्होंने इसको लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मुख्य सचिव से बात भी की है। बड़ी संख्या में लोग दिल्ली छोड़ रहे थे, हालांकि सरकार ने अपील की थी कि लोग ना छोड़ें। इस वक्त दिल्ली से हमारे सहयोगी जावेद हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। जावेद, दिल्ली के उपराज्यपाल की तरफ से चिंता जाहिर की गई है, लगातार आप वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि प्रवासी मजदूरों से ना दिल्ली छोड़ने की अपील सरकार की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में लोग दिल्ली छोड़कर जाते हुए दिखाई दिए। देखिए, लगातार कल से जब ऐलान हुआ कि लॉकडाउन 6 दिन का लगेगा, खुद मुख्यमंत्री ने भी अपील की कि छोटा लॉकडाउन है, आप घर ना जाएं, प्रवासी मजदूरों से अपील की। लेकिन लगातार कल से आनंद विहार पर खासतौर से तस्वीरें दिखाई दे रही हैं जहां लोग लगातार पलायन कर रहे हैं और उसी को लेकर उपराज्यपाल अनिल बैजल ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने मुख्य सचिव और सीएम से बात भी की है और साथ ही नोडल ऑफिसर भी नियुक्त किए हैं और कहा है, अपील भी की है उन्होंने कि दिल्ली छोड़कर ना जाएं और रिवर्स माइग्रेशन के लिए एक उचित कदम उठाने की बात भी की है। देखिए, मैं आपको लगातार तस्वीरें अगर मैं दिखाऊं आनंद विहार की, लगातार लोगों का जाने का सिलसिला नजर आएगा तस्वीरों में। और ये कल हम देख रहे हैं जो उछाल आया है, कल 2 बजे के बाद से यहाँ पर शाम होते होते बहुत ज्यादा भीड़ थी। आज भी काफी संख्या में लोग जा रहे हैं, लेकिन कल के मुकाबले संख्या कम है। तो ये असर लॉकडाउन का दिखाई दे रहा है दिल्ली में। लेकिन लगातार अपील की जा रही है सरकार की तरफ से। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हर तरह की मदद दी जाएगी कि लॉकडाउन में आप छोड़कर ना जाए। बात करते हैं, आप बताइए कहाँ जा रहे हैं आप और क्यों जा रहे हैं? बरेली जा रहे हैं। बरेली 6 दिन का लॉकडाउन है, क्यों जाना चाह रहे हैं आप? नहीं, हम कल आ जाएंगे, थोड़ा काम है। आपको काम है? देखिए, और भी लोग हैं, आप किस लिए जा रहे हैं? मैं भी जा रहा हूँ, मेरी वाइफ की तबीयत खराब है। अच्छा, हाँ। लॉकडाउन भी रीजन है क्या? हाँ, उनको कोरोना पॉजिटिव निकला है। अच्छा, इसलिए तो ये चलिए ठीक है जावेद, हम लौटेंगे आपके पास। तो कुल मिलाकर उपराज्यपाल की तरफ से इस पूरे मामले पर चिंता जाहिर की गई। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी बात की, मुख्य सचिव से भी इस पूरे मामले में बात की और कहा है कि उचित कदम इस पूरे मामले को लेकर उठाया जाए। और इस सब के बीच बता दें आपको कि देश में कोरोना से लगातार हालात बिगड़ रहे हैं और ये लगातार तीसरा दिन है जब 2.5 लाख से ज्यादा कोरोना के नए केस सामने आए। हालांकि कल के मुकाबले आज कोरोना मरीजों की संख्या में थोड़ी कमी है, लेकिन आज भी कोरोना के आंकड़े डराने वाले हैं।
पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,59,170 नए केस मिले, जबकि कोरोना की वजह से 1761 लोगों की मौत हो चुकी है। उधर जयपुर में भी लॉकडाउन लागू है और इस बीच दूध, फल, किराने की दुकानों के साथ ही शराब की दुकानें भी खुली नजर आई। हालांकि लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानें खोलने की इजाजत देने पर कुछ व्यापारिक संगठनों ने नाराजगी जाहिर की है। राजस्थान में आज लॉकडाउन का दूसरा दिन है। मार्केट बंद भी है और कुछ खुले भी हैं। और ये तस्वीर जयपुर के अजमेर रोड की है, जहां पर आप देखेंगे कि ज़्यादातर शॉप बंद नजर आ रही है, क्योंकि जो किराना की शॉप्स है उनको आवश्यक सेवाओं में रखा गया। दूध की है वो ज़रूर खुली है, लेकिन एक जो खुली नज़र आ रही है वो शराब की दुकानें खुली नज़र आ रही है। उसको लेकर कई लोगों को आपत्ति है कि जब बाकी शॉप्स, बाकी ट्रेड बंद है, मार्केट बंद है, तो फिर शराब की दुकानें खुली क्यों हैं। जयपुर सराफा कमेटी के चेयरमैन है कैलाश मित्तल हमारे साथ हैं। कैलाश जी, शराब की दुकानें तो खुली है, बाकी बाजार बंद है। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। वाइन शॉप खोल रखी है पूरे जयपुर शहर के अंदर, राजस्थान के अंदर में। बाकी हमारे ज्वेलरी ट्रेड है, कपड़ा व्यवसाय, हार्डवेयर वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, सभी को सरकार ने लॉकडाउन में बंद करा दिया गया है। जबकि हमारा सबसे बड़ा सीज़न है शादियों का, 2 महीने का सीज़न है, जिसमें हमारे पास व्यापारियों ने ग्राहकों के ऑर्डर ले रखे हैं। किसी को लहंगे की डिलीवरी देनी है, किसी का कारीगर के यहाँ काम चल रहा है, किसी ने ज्वेलरी का ऑर्डर ले रखा है, कारीगरों को सोना, जेम स्टोन, डायमंड सभी दे रखे हैं। कई कारीगर तो इस स्थिति में आ गए हैं कि अपने आप में पलायन करने की तैयारी में जा चुके हैं, जा रहे हैं। उसमें व्यापारी को सबसे बड़ी रिस्क है हमारे पास में जो कारीगरों को सामान दिया वो लेके नहीं भाग जाए। और हमारे ग्राहकों के जो ऑर्डर्स वगैरह दिए हुए हैं उन ऑर्डर्स को हम डिलीवरी नहीं दे पा रहे हैं, माल नहीं बन पा रहा है, क्योंकि हम अपने शोरूमों को बंद करके बैठे हुए हैं। तो कई ग्राहकों से कई बार की खास होनी बदतमीजी भी हमारे साथ हरकतें होने जा रही है। तो हम बहुत बड़ी परेशानी में हैं। तो राज्य सरकार से हम मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करते हैं कि हमारे ट्रेड के व्यापारियों को भी कम से कम 2-3 घंटे की मोहलत दी जाए, जिस तरह से उन्होंने अन्य ट्रेड को मोहलत दी है, जिससे व्यापारियों को, आम जनता को राहत मिल सके। उधर मध्य प्रदेश में भी कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो यहां 12,000 से ज्यादा केस नोट किए गए हैं, जबकि कोरोना की वजह से 79 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। राजधानी भोपाल में सबसे ज्यादा 1694 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई और इस तरह इंदौर में करीब 1700 नए केस भी सामने आए। राज्य में अब कोरोना के 74,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। और इस बीच बता दें आपको, कोरोना से गंभीर हो रहे हालात से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। पीएम मोदी आज कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के नुमाइंदों के साथ करेंगे अहम बैठक। वीडियो वर्चुअल होने वाली इस बैठक में न सिर्फ देश की कंपनियां बल्कि विदेशी कंपनियों के अधिकारी भी शामिल होंगे। एक दिन पहले ही केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया था। केंद्र सरकार ने 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी टीका लगाने की मंजूरी दे दी है। यानी 1 मई से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन के तीसरे फेज में वैक्सीन खुले बाजार में मुहैया करा दी जाएगी। हालांकि ये टीका उन्हीं को मिलेगा जो इसके लिए पूरे प्रोटोकॉल का पालन करेंगे और कोविन प्लेटफॉर्म पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। इसमें भी जिन लोगों को दूसरी डोज नहीं दी गई है, पहले उन्हीं को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए राज्य सरकारों को भी सीधा टीका बनाने वाली कंपनियों से वैक्सीन खरीदने का अधिकार भी दे दिया गया है। यानी टीका बनाने वाली कंपनियां अपने उत्पादन का 50% हिस्सा राज्य सरकारों को बेच सकेंगी, जिसे खुले बाजार में भी पहले से तय कीमतों पर मुहैया कराया जा सकेगा। तो वहीं केंद्र सरकार भी अपने हिस्से के 50% टीके राज्य सरकारों को देगी। अच्छा है, लगना चाहिए, सभी के लगना चाहिए, क्योंकि इस कोरोना की जैसी बीमारी है इससे सब बचे रहेंगे। और बच्चे हो, बड़े हो, कोई भी हो, वैक्सीन तो सबके लिए ज़रूरी है, तो सभी को लगना चाहिए। युवाओं को ज़्यादा लगना चाहिए, क्योंकि इस टाइम की जो वेव है ये तो युवाओं को ज़्यादा प्रभावित कर रही है, इस वजह से बहुत ज़रूरी है। अच्छी बात है भैया, सरकार अच्छे काम कर रही है, आगे भी करती रहे इसी प्रकार से, मौतों को दावत न दे, है ना। सरकार आगे सहायता करती रहे, पब्लिक की भी, हमारे ऑटो भाइयों के भी, इनके भी बच्चों के, सभी के टीके लगवाएं। ये तो सबके परिवार की है, सबके लिए बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ये काम करे, किसी परेशानी ना हो, या वो हमारे हो या किसी की भी बच्चे हो। नहीं, ये तो बढ़िया बात है सभी के लिए भैया, हमारे ऑटो वालों के लिए और सबके लिए लगे वैक्सीन तो बढ़िया है, सबको बीमारी दूर हो भाई। हमारे पास 6071 बेड थे, 6071 बेड्स थे पहले, 6071, और आज हमारे पास में इस वक्त 19,101 बेड हैं। यानी कि
करीब करीब 2 हफ्ते के समय में 2-2.5 हफ्ते के समय में 3 गुना से ज्यादा बेड बढ़ा दिए गए हैं। 19,000 बेड्स इस वक्त दिल्ली में उपलब्ध हैं, दिल्ली में हैं जिन पे पेशेंट्स हैं, इसमें से 2,500 बेड्स अभी भी वैकेंट हैं। तो बहुत तेजी से वॉर फुटिंग पर बेड्स की संख्या बढ़ाई है दिल्ली सरकार ने, और इतनी तेजी से कहीं संभव नहीं हो सकता था, लेकिन फिर भी सारे रिसोर्सेज लगा के, सारी मैन पावर लगा के, पूरे जितने भी हमारे पास में रिसोर्सेज थे उनको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हुए हमने 3 गुना बेड्स कर दिए हैं। 6,071 से बढ़ा के 19,101 बेड हो गए हैं केवल 2 से 2.5 हफ्ते के अंदर अंदर। अभी मैं पिछले दिनों सीएम साहब के आदेश पर लगातार एक हॉस्पिटल में गया हूं, सीएम साहब की निगरानी में डिस्कशन हुआ है, और वहां भी उनकी कैपेसिटी को हमने जितना हो सकता है उतना बढ़ा के यूज करने का डिसीजन लिया है। इसमें बुराड़ी जो हॉस्पिटल है हमारा, वहां अभी 320 बेड हैं, इसको हम बढ़ा के 800 बेड का कर रहे हैं। 480 बेड यहां पे बढ़ जाएंगे। इसी तरह से जो हमारा अंबेडकर नगर का हॉस्पिटल था जिसमें मैं गया था, वहां 200 बेड हैं, उसको हम बढ़ा के 600 बेड वहां पे कर रहे हैं। अभी डीडीयू हॉस्पिटल है, वहां पर 250 बेड हैं अभी, उनको हम बढ़ा के 750 बेड कर रहे हैं, यहां पे 500 बेड बढ़ जाएंगे। आचार्य भिक्षु हॉस्पिटल है, यहां पर 150 बेड हैं अभी, इनको बढ़ा के हम 400 बेड कर रहे हैं, यहां पे 250 बेड बढ़ जाएंगे। राजा हरिश्चंद्र नरेला में हॉस्पिटल है, यहां पर 200 बेड हैं हमारे पास, हम इसको 400 बेड कर रहे हैं, तो इस तरह से यहां भी 200 बेड बढ़ जाएंगे। एलएनजेपी में 1,500 बेड्स हैं, वो सब फुल हैं इस समय, लेकिन हमने इनके साथ अब फैसिलिटीज जोड़ी हैं। अपने एक स्कूल में 125 बेड लगाए हैं और कॉमनवेल्थ सेंटर में 500 बेड लगाए हैं। इन्होंने ऑपरेशन में काम करना शुरू कर दिया है, फंक्शनल हो गए हैं ये। इस तरह से यहां भी 1500 से बेड, अब यहां भी ज्यादा पेशेंट्स देखे जा सकते हैं। डीआरडीओ का जो सेंटर केंद्र सरकार के सहयोग से, डीआरडीओ के सहयोग से बना है, उसमें 250 बेड्स कल एक ही दिन में भर गए। 4 घंटे के अंदर अंदर 250 बेड्स फुल हो गए। उसके भी 250 बेड्स और मिलने वाले हैं अभी। तो इस तरह से देखें तो हमारे पास में करीब 2700 बेड्स, करीब 2700 बेड्स और जुड़ने वाले हैं कुछ दिन में, अगले 4 से 5 दिन में, 6 दिन में मैक्सिमम 2700 बेड्स की कैपेसिटी और बढ़ा देंगे। तो 6,000 से बढ़ा के अभी हमने 19,000 की है, और 19,000 में अभी ये 2700 बेड्स और जुड़ जाएंगे। करीब 2,500 बेड्स इस समय भी दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में खाली हैं। आप ऐप पे देख लें, ऐप पे पूरी जानकारी है किस हॉस्पिटल में बेड खाली है। एक चीज और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि पैनिक में ना आए, एकदम कोरोना होते ही हॉस्पिटल ना भागें। कोरोना का सबसे बढ़िया और सबसे ज्यादा लोग जो कोरोना से ठीक हो रहे हैं वो होम आइसोलेशन में हो रहे हैं। होम आइसोलेशन में ही रहें। अगर किसी कारणवश बुखार नहीं उतरता है, बुखार ज्यादा आ रहा है या कोई और सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं और आपको खांसी या उस तरह की चीजें ज्यादा बढ़ रही हैं, शिकायत बढ़ रही है, डॉक्टर से कंसल्ट करके आप हॉस्पिटल जा सकते हैं। आपको बेड मिल सकता है। आप ऐप पे जाएं, जिस हॉस्पिटल में आपको बेड है उसी में जाएं, इधर उधर ना भागें, वरना इधर उधर भागने में आपकी भी एनर्जी जाती है और हॉस्पिटल्स के आगे भी अन्यथा लाइन लगती है, हॉस्पिटल्स के आगे भी अन्यथा प्रेशर बनता है। तो जिस हॉस्पिटल में आपके लिए बेड उपलब्ध है, मुख्यमंत्री जी ने आदेश दे दिए हैं कि कोई भी हॉस्पिटल अगर ऐप पर ठीक जानकारी नहीं देगा, यानी कि अगर बेड उपलब्ध हैं और एडमिशन नहीं देगा, या वो बाद में कहेगा मेरे पास गलत जानकारी हमने उपलब्ध कराई हुई थी और एडमिशन नहीं दे सकते, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 2 हॉस्पिटल्स के खिलाफ कार्रवाई पहले भी कर चुके हैं। फिर से कहना चाहूंगा, पैनिक ना करें। एक और चीज जो मैंने नोट की है, मैं हॉस्पिटल्स में गया हूं, पेशेंट से भी मिला हूं और अटेंडेंट से भी मिला हूं जो बाहर खड़े हुए हैं। कोविड के समय में सारे डॉक्टर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपनी जान पे खेल के मेहनत कर रहे हैं। वो किसी भी कीमत पे आपकी जान बचाना चाहते हैं, भले ही उनको कोरोना हो जाए। पूरा का पूरा मेडिकल स्टाफ इस पे लगा हुआ है। मैं जब हॉस्पिटल में जाता हूं तो नीचे खड़े हुए अटेंडेंट को सबसे ज्यादा इससे शिकायत मिलती है कि साहब कई दिन हो गए हमारे पेशेंट को डॉक्टर ने नहीं देखा। मैं जब जाके उसी पेशेंट से हॉस्पिटल के अंदर मिलता हूं, वो भी कहते हैं कि हाँ जी डॉक्टर नहीं आए,
जब डॉक्टर मेरे साथ पीपीई किट में खड़े होते हैं और मैं खुद पीपीई किट पहन के खड़ा होता हूं हॉस्पिटल में, तो मैं पूछता हूं ये डॉक्टर साहब ये आए थे आपके पास? वो आदमी कहता है हाँ जी मैं तो सुबह आया था, ये तो सुबह आए थे। अब क्योंकि पीपीई किट में डॉक्टर की पहचान नहीं होती, पेशेंट को लगता है कि जो व्यक्ति मेरे पास देखने आ रहा है, और ये गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों जगह से मुझे अटेंडेंट से शिकायत मिल रही है कि साहब हमारे हॉस्पिटल में हमारा पेशेंट भर्ती है, डॉक्टर ने उसको देखा नहीं है। पीपीई किट में डॉक्टर की ऐसे पहचान नहीं हो सकती है, और आपसे आके बात करके आपसे कंसल्ट करके चला गया। आमतौर पे पेशेंट को लगता है कि ये कोई जनरल अटेंडेंट होगा, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट होगा, वो आके मेरे से हालचाल पूछ के चला गया है। डॉक्टर आके पूरी दवाई लिख के जाते हैं, बता के जाते हैं, चेक करके जाते हैं, रिपोर्ट करके जाते हैं। उनको पेशेंट को कई बार समझ नहीं आता। नॉर्मल केस में अटेंडेंट साथ में होता है, अगर नॉन कोविड केस होता था, नॉन कोविड पीरियड में अटेंडेंट साथ में होता है, तो अटेंडेंट और पेशेंट को मिलकर पता चल जाता था कि भाई डॉक्टर आ गए हैं। अभी डॉक्टर आ रहे हैं, डॉक्टर राउंड ले रहे हैं अंदर, वो पेशेंट्स को देख भी रहे हैं, लेकिन पीपीई किट में होने के नाते आपको पता नहीं चल पा रहा कि वो डॉक्टर थे। इसलिए ये इमेज हॉस्पिटल के बारे में ना बनाए, इस पैनिक में ना आए कि मुझे डॉक्टर्स ने नहीं देखा। हम सब मिलके, जैसा मुख्यमंत्री जी कहते हैं, हम सब मिलके कोरोना से। और आइए बात गुजरात की। गुजरात में भी कोरोना कोहराम मचा रहा है। राज्य में एक दिन में 11,403 कोरोना मरीज बढ़े हैं, जबकि 117 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। एक दिन में 4,179 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। गुजरात में अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत के हालात सबसे ज्यादा बिगड़े हुए हैं। अहमदाबाद में सबसे ज्यादा 4,258 कोरोना मरीज मिले, जबकि 23 लोगों की मौत हुई। अहमदाबाद में नगर निगम के आदेश के बावजूद निजी दफ्तरों में 50% से ज्यादा स्टाफ बुलाने पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 5 दफ्तरों को सील कर दिया गया। गुजरात सरकार ने RT-PCR टेस्ट की कीमतों में कटौती की है। अब 700 में RT-PCR टेस्ट हुआ करेगा।